दोस्तों, जहां पे पूरा विश्व न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं पे एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से, सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। यहाँ पे करेंसी लगभग 70% तक क्रैश डाउन कर चुकी है एक साल के अंदर अंदर। यानी $1 की कीमत इसकी करेंसी पर काफी ज्यादा हावी पड़ रही है। यहाँ के मेजर जो बाजार है या फिर दुकानें हैं वो सभी बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे फूड जो है, जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जैसे रोटी या ब्रेड है, उसकी कीमत दुगनी और तिगनी हो चुकी है, जिसके कारण लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे और उनका डेली सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी के चलते लोग जो है लाखों की तादाद पर रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं। ये हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो लगभग 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करती है। लगभग 13 देशों की ये नेबरिंग कंट्री है। और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, 1.64 मिलियन किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, जो कि इसे सबसे बड़ा विश्व का 17वां देश बनाता है। तेहरान जो है इसकी एक कैपिटल है और यह भी माना जाता है कि यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का जो रिलीजन है वो शिया इस्लाम है और यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पर्शियन लैंग्वेज है। अब अगर इसकी बात करते हैं हम इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की तरफ, यानी कि इकोनॉमिक वे में, तो इकोनॉमिक वे में यह जो देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, जिसका मतलब है प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी में यह देश 21वें स्थान पर है। और तो और यहाँ पे विश्व का 10% ऑयल रिजर्व देखने को मिलता है, जिसका मतलब है यह तीसरे सबसे बड़े स्थान पर ऑयल रिजर्व का कंटेनर है। यहाँ पे 15% तक का नेचुरल गैस रिजर्व देखने को मिलता है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व है। यह हम बात कर रहे हैं ईरान की, तो ईरान के अंदर यह सब देखने को मिलता है और ईरान इसीलिए हम कह सकते हैं एक एनर्जी सुपर पावर कंट्री है। फिर भी ईरान की जो करेंसी है वो नीचे गिरती हुई दिखाई क्यों दे रही है? करेंसी जो है ईरान की वो है ईरानियन रियाल। और ईरानियन रियाल जो है आज के दौर पे $1 के अगेंस्ट 1.45 मिलियन के बराबर है, जिसका मतलब है उसके अंदर गिरावट काफी ज्यादा देखी जा रही है। देखिए, इसके रूट कॉजेस को अगर देखा जाए तो वो है वेस्टर्न सैंक्शंस, मतलब है यहाँ पर बैन कर देना। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे सैंक्शंस लगा रखी है, जिसका मतलब है यहाँ पे ईरान को रिस्ट्रिक्शंस है अपनी ट्रेड करने में, एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को यूज करने में और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने के अंदर। न्यूक्लियर टेंशन यहाँ पे देखी जाती है। पहले ये न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर इन्वॉल्व था, जिसके कारण यहाँ बैन किया गया और कंट्रीज ने इसके साथ ट्रेड करने से साफ इनकार कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया। इंपोर्ट डिपेंडेंस देखी गई है। 1990 के दशक से ही ये हेविली इंपोर्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा गिरती हुई देखी गई और बहुत सारी चीजों में ये इंपोर्ट पर डिपेंड है। ऑयल रेवेन्यू इसका डिक्लाइन देखा गया। देखिए, अपने नेचुरल जो रिसोर्स है उसको सही से यूटिलाइज ना कर पाने के कारण यहाँ पे ऑयल रेवेन्यू के अंदर काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। जहां पे इनकी कॉस्ट तो लग रही है, पर इनको जो वहां से रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो इनके अकॉर्डिंग, मतलब इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। वीक मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ की वो काफी ज्यादा वीक है, जिसके कारण लोग फेथ खो रहे हैं यहाँ की करेंसी के अंदर, मतलब ईरानियन रियाल के अंदर। और इसके अंदर कॉन्फिडेंस खोने का मतलब है कंट्री बहुत ही ज्यादा पीक पर है कोलैप्स के। लो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, देखिए बहुत जाहिर सी बात है, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर किसी भी देश की इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यह चीजों को देखते ही लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट उस देश के अंदर करते हैं, या फिर उसके डोमेस्टिक जो लोग हैं वो भी उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे लोग जो है यूएस डॉलर और अदर कंट्री की करेंसीज को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेविंग्स जो है वो बिल्कुल ही समाप्त होने के दौर पे आ चुकी हैं। और शुरुआत अगर हम करें इन सभी की, तो ये सभी की शुरुआत जो हुई थी वो होती है आपकी ईरानियन रेवोल्यूशन से, जो कि आपका 1979 के अंदर आया। ईरानियन रेवोल्यूशन एक रिफॉर्म था इस पूरे देश के लिए, एक यहाँ पे नेशनलाइजेशन की प्रोसेस थी, जहां पे देखने को मिलता है
पब्लिक सेक्टर के अंदर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो 80% तक की चीजों को अपने सरकारी क्षेत्र में ले लेती है। मतलब टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी, ये सभी चीजें, या फिर हम इंडस्ट्रीज में बात करें तो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सभी चीजें गवर्नमेंट के सेक्टर में मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाती है। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो वादा करती है इकोनॉमिक फ्रीडम का, वादा करती है फुल एम्प्लॉयमेंट का, स्टेबिलिटी का, पर अफसोसन यह सभी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। उल्टा 1990 के दशक से फूड इंपोर्टर ये सबसे बड़ी कंट्री बन जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसकी डिक्रीज होने लग जाती है और यहाँ पे कंट्री जो है बहुत ही मेजर क्राइसिस से जूझ रही होती है। देखिए, आज के दौर पर अगर कोई भी कंट्री जो है वो किसी भी क्राइसिस पे है, जैसे इस कंट्री की भी अगर बात करें, इस पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, बैन लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पास एक यूएस का एक छुपा हुआ है। इस पास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो यूएस पहले इसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा था, काफी ज्यादा इसकी हेल्प कर रहा था न्यूक्लियर पावर के लिए। और जब यह देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया, जब यह देश टेररिज्म को सपोर्ट करने लगा, तब यहाँ पे इस पे सैंक्शंस लग गए, बैन लग गए। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और अदर नेशंस ने और अदर कंट्रीज ने इसके ऊपर बैन कर दिया इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। पर यह जो ट्रेड है अगेन 2015 में ओपन अप की गई। यहां पर एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आता है जिसके अंदर इसके बैन जो है, सैंक्शंस जो है, हटा दी जाती है। तब देखने को मिलता है इसका सबसे बढ़िया दौर, जहां पे एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट इसकी कंट्री की करेंसी जो है 55,000 ईरानियन रियाल होती है। यह इसका सबसे बढ़िया टाइम पीरियड चल रहा होता है। पर अगेन यह देखा जाता है, जो आप लोगों का ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, यहां से यूएस वापस अपना नाम जो है ले लेता है। जैसे ही सरकार देखी जाती है डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ताकत पे आते हैं और यहाँ पे ये बैन कर देते हैं अगेन इस कंट्री को। यहाँ पे जीसीपीओए से वापस ये अपनी चीजों को हटा लेते हैं और वापस ये कंट्री को आइसोलेट कर देते हैं। जिसके कारण ये भी देखने को मिलता है कि कंट्री मतलब ईरान जो है बहुत सारी ट्रेड चाइना के साथ करती है, जो अपनी शिप्स होती है, अपने कंटेनर्स होती है, उसके रंग बदल बदल कर और बहुत से अदर तरीकों से ये दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करती है ताकि इनका गुजारा चल पाए। और बहुत सी चीजों में बार्टर सिस्टम अपने एक कॉस्ट से नीचे जाकर भी चीजों को बेचना भी पड़ता है, जिसके कारण ये कंट्री जो है बहुत सी चीजों से जूझ रही है। जैसे कि डेली सर्वाइवल्स के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। फूड की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सेविंग जो है वो बिल्कुल खत्म होने को आ चुकी है, परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अपने पीक पर है, राइज होते जा रहा है, और यहाँ पे हेल्थ केयर क्राइसिस आते हैं, जिसका मतलब है लोग अपनी बेसिक जो हेल्थ है उसका भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ट्रीटमेंट अनअफोर्डेबल हो चुका है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन 42.2% तक जा चुका है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन कैसे होता है? इन्फ्लेशन शुरू होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन से। ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है 0 से 3% तक के दायरे के अंदर होता है। फिर आता है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन 5% तक के दायरे में, फिर रनिंग इन्फ्लेशन 10% तक में, और उसके बाद गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब 50% तक। और इसके आगे अगर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन चले जाए तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स होने पर है, इकोनॉमी की कंट्री की करेंसी भी कोलैप्स होने पर है, जिसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है लगभग 50% हो चुकी है। यहाँ पे रियाल जो है $1 के अगेंस्ट 1.4 मिलियन तक पहुंच चुका है। ये कुछ आगे एक डाटा है जो कि आपका 31 दिसंबर का है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है 42 से 50% तक देखा गया है, जिसका मतलब है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और अगर यह कंट्रोल नहीं किया गया तो हाइपर इन्फ्लेशन में तब्दील होते ही कंट्री का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, कंट्री की करेंसी से लोगों का फेथ उठ जाएगा। अब बात आती है क्या इसका कोई प्रभाव भारत पर देखने को मिलेगा? तो देखिए, भारत पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट डायस्पोरा पे देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ ईरान के अंदर या फिर पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों को इन्फ्लेशन और भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर पेट्रोलियम के प्राइसेस राइज होते हैं या फिर करेंसी वीक होती है तो यह सभी चीजें भारत में देखने को मिलेंगी। कारण रहेगा ईरान।
और अगर हम ईरान की खुद की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डॉलर की अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ डॉलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्विफ्ट वगैरह में, इसका जो सिस्टम है वो बैन किया हुआ है, जिसके कारण बहुत से बाटा सिस्टम यहाँ पे किए जा रहे हैं। जो स्लिपरी एक जो स्लोप है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोग इस पर ट्रस्ट खो रहे हैं। तो कंट्री जो है बहुत ही बड़े एक ऐसे स्टेज पर है, हम कह सकते हैं, या फिर एक पीक पॉइंट पर है जहां पे ये कोलैप्स हो सकती है, जहां पे ये कंट्री का जो सिस्टम है या करेंसी है वो बिल्कुल ही खत्म हो सकती है। आगे हम लोग देखेंगे कि ईरान गवर्नमेंट क्या कोई स्टेप लेती है, क्या ईरान का सेंट्रल बैंक कोई स्टेप लेता है चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर ये कंट्री जो है हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने घर वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के बाद एंड में अपना एक नोट जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को इस ईरान के बारे में और चीजों की क्या जानकारी है। इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की जानकारी भी अप टू डेट मिलती रहे।